कि आवाम के ऊपर एक और महंगाई का बम गिराया जा रहा है। कल दिसंबर 30, 2021 इस साल के जाते जाते भी इस नालायक, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत ने मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का इंतज़ाम किया है। कल जो थोड़ा बहुत मैंने सुना वज़ीर ख़ज़ाना को, बड़ी अजीब सी बातें कही। उन्होंने कहा ये 370 अरब रुपए का कोई इम्पैक्ट है इसका। कहता है लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर सिर्फ 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा। दवाइयों के लिए जो उसका रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो ख़ाम माल इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में, उस पर 160 अरब रुपए की एग्जेम्पशन इन्होंने वापस ले ली है। और कहते हैं दवाइयों की कीमतों में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये रिफंडेबल हैं। हमने ख़ाम माल पे 17% GST लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया है, और उसके बाद ज़ीरो रेट कर दिया उसको। मतलब ये कि जब बन के जाएगी तो फिर उस पर टैक्स नहीं होगा। मतलब मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कोई माहिर मुआशियात भी नहीं हूँ। अगर आपको इसका फ़ायदा, मतलब लोगों के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ना और आपको इसकी मद में पैसे नहीं मिल रहे, तो ये 160 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट आपने रखा है, ये क्यों रखा है? अगर तो लोगों के ऊपर महंगाई नहीं बढ़ी दवाओं की सूरत में, तो आपने ये ख़ाम माल के ऊपर 17% GST लगाया क्यों है? इसको नहीं लगना चाहिए था। जो दलील ये खुद पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये फिर एक मरतबा आवाम को धोखा देने की कोशिश है। दवाइयाँ जो इस नालायक हुकूमत के दौर में पहले ही कई 100% बढ़ चुकी हैं। कई दवाइयाँ 200% महंगी हुई हैं, कई दवाइयाँ 500% महंगी हुई हैं। और वो लोग जिनको बेचारों को मुस्तकिल दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं, लोगों ने दवाइयाँ लेना छोड़ दी हैं, इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब ये 160 अरब रुपए दवाइयों की कीमतों में इजाफा करके जो है वो लोगों से लिया जाएगा। ये बड़े दावे करते हैं जब हम इनसे पूछते हैं कि आपका जो करंट डेफिसिट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, तो ये कहते हैं मुल्क में तरक्की हो रही है, इसलिए कि मशीनरी बाहर से आ रही है, नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इसलिए जो है वो करंट डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। अब इन्होंने जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसके ऊपर 112 अरब रुपए जो है उसके नए टैक्सेस लगा दिए। इनकी दलील है कि जी मशीनरी आ रही है, तो कह रहे हैं नहीं कम लाओ, इसलिए कि भाई बहुत हो गया, बस अब तरक्की नहीं चाहिए हमें मुल्क के अंदर। जो तरक्की ये करना चाह रहे हैं उस तरक्की को ये रोकने की तरफ जा रहे हैं। बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, डॉलर की कीमत आसमान पे चली गई है, चीनी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसकी बिना पर जो आप और हम ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। सोने पे सुहागा। ये जो बार बार एक सवाल मैं करता हूँ, कल काबीना में ये जो मिनी बजट है ये पेश हुआ, और उस काबीना के अंदर MQM भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर GDA भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर PMLQ भी बैठी थी। PTI वाले तो चले मजबूर हैं, अपने हैंडसम वज़ीर आज़म के सामने बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम GDA और MQM ख़ास तौर पे, जिनको बहुत ज़्यादा एहसास है गरीबों का, जो दावे करते हैं, वो बताएं इस सूबे के लोगों को कि जब ये जालिमाना फैसले कल काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, MQM ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, GDA ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की। और अब ये ड्रामा करेंगे असम्बली के अंदर थोड़ा बहुत। और सुना है वो जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, जिसको उन्होंने 15% कर दिया है, उस पर इनके पेट में थोड़ा मोड़ उठा, नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज़ ही निकलेगा। लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फ़ोन के कॉल पे बढ़ा रहे हो, उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया गया जिस पर हमने बात की, और उस पर वज़ीर आज़म ने कहा एक कमेटी बनाते हैं और देखते हैं ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ
कि मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर जो विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है वो भी वापस नहीं होने वाला, वो 15 ही रहेगा। इनको फिर कोई और लारा लप्पा दे देंगे, ये फिर कोई और सौदेबाजी कर लेंगे। MQM रोज़ाना यह तमाशे करती है, GDA रोज़ाना यह तमाशे करती है, लेकिन जो अवामी इशूज़ हैं, अवाम के मसाइल हैं, महंगाई होती जा रही है, गैस मुयसर नहीं है, उस पर इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। इनको जो टारगेट और टास्क दिया गया है कि सूबा सिंध में बदअमनी पैदा करो, सूबा सिंध के लोगों को लड़ाओ या फिर से लिसानी फसादात कराओ, ये उस मकसद पर अपने तुले हुए हैं जो इनको सूट करता है, जो इनको बड़ी मज़ा आता है। वसीम अख्तर साहब का इत्तफाक से वो है तो 4-6 दिन पुराना, मैंने कल देखा थोड़ा सा क्लिप वो इन्होंने कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस PTI की थी, MQM की। वसीम अख्तर कह रहे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने कहा किसको पता रहे कि ये शरीफ लोग हैं? कराची का बच्चा बच्चा जानता है, कराची में काम करने वाले मीडिया के लोग जानते हैं, कराची में काम करने वाली पुलिस जानती है, कराची में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी जानती हैं, कराची में काम करने वाले रेंजर्स जानते हैं, कराची में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जानते हैं, कराची में रहने वाला एक एक बच्चा जानता है कि MQM कितनी शरीफ है। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म ने इनको नफीस कह के इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन MQM की शराफत के जो ढोल हैं वो तो लंदन में भी बज रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी शराफत की वजह से बहुत तरक्की की है इस मुल्क ने और शहर ने, और इस शहर में जो हज़ारों बेगुनाह लोग बेचारे कत्ल हुए हैं वो MQM की शराफत की तो भीड़ चढ़े। अब इन्होंने नया नाम दे दिया बदमाशी को, दादागिरी को, दहशतगर्दी को, शराफत। मुझे इतनी मासूमियत से, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शराफत का सर्टिफिकेट जो है इनको किसने दिया है। अरे ये जो कल इन्होंने मिनी बजट पेश किया, मैं वापस पे आ जाता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आती हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और दलील क्या दी, कहने लगे कि चूँकि ये ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं और वो लोग मंगा रहे हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मैं आपको याद कराता हूँ, गालिबन इसी बजट में या पिछले बजट में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिया था। अच्छा, उस वक्त हम कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही, एक गाड़ी है बहुत हमें आजकल नज़र आनी शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी कीमत भी 2 करोड़ है। तो भाई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई आदमी मंगा रहा है, वो 2.5 की भी मंगा लेगा, वो 3 की भी मंगा लेगा, उसके ऊपर ड्यूटी उन्होंने 15% कर दी। आज 5 महीने 6 महीने बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो तो काम गलत हो गया है, ड्यूटी 15% रखी है, कोई और पता नहीं टैक्स उसके ऊपर बढ़ा दिया है। तो ये जो इनकी मंतकें हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं कि 6 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 5 महीने बाद फिर कुछ और सोच रहे होते हैं। जो फैसले ये आज कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि असेंबली के अंदर मौजूद PTI के वो लोग जिनको आवाम के पास जाना है इलेक्शन में, जिन्होंने अपने हलकों के अंदर जाना है, जिन्होंने लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो किसी धमकी के बिना पर, किसी फ़ोन कॉल की बिना पर, किसी और मजबूरी के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म PTI की नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ढा रही है, उस जुल्म में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। MQM से मुझे कोई तवक्को नहीं है, GDA से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की नालायकी और नाअहली की जो बोझ है वो अपने कांधों पे उठाकर अगर आवाम में जा सकते हैं तो जाएं, पर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इस जालिमाना बजट में अपना हिस्सा डाल सकता है। आप कोई सवाल कर ले तो मैं। कल काबीना का इजलास हुआ था, तो काबीना के इजलास में पुलिस रूल्स में जो रोटेशन पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बात हुई। और दूसरा ये कि कल ये सुनने में आया कि जो सर्च कमेटी है वाइस चांसलर्स की, उसका सरबराह जो है वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब मोहतबर डॉक्टर आसिम हुसैन को बनाने का फैसला हुआ है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने पुलिस के हवाले से कही, वो रोटेशन पॉलिसी के हवाले से कुछ नहीं है।
आइन और कानून को सामने रखकर, और हमारा जो पुलिस ऑर्डर है नया जो हमने शायद 2 साल पहले असेंबली ने मंजूर किया था, उस कानून को सामने रखते हुए सूबाई सतह पर एक पुलिस का काडर बनाने की बात की गई है। आज मैं एक आध अखबार में देख रहा था, उसमें लिखा है कि मंजूर कर दिया, वो मंजूर नहीं हुआ है अभी। काबीना ने उस पर बात ज़रूर की, तफसील से बात की, और फिर उसके बाद एक बड़ी कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि आप तमाम आइनी और कानूनी पहलुओं को सामने रखकर काबीना के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें कि क्या कोई सूबाई हुकूमत इस तरह से काम कर सकती है, अगर कर सकती है तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो अभी वो मंजूर नहीं हुआ, कमेटी को भेज दिया गया है। दूसरी बात जो आपने कही, उसमें जो सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की या जो कानून बनाया जा रहा है, एक चीज़ आपको बुनियादी चीज़ बताऊँ। देखिए, इस वक्त जो कानून है, इस वक्त जब मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, उस कानून के तहत चीफ मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लगा दें। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस जो वाइस चांसलर की नामजदगी है या तैनाती है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बना दी, जो कानून में नहीं है, उन्होंने बना दी। और सर्च कमेटी में मुख्तलिफ लोगों को डाला ताकि वो चीफ मिनिस्टर साहब को एडवाइस करें, उनको बताएं कि ये 4, 5, 6 लोग थे जिनको हमने इंटरव्यू किया और उसके मुताबिक उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी एजुकेशन थी, क्वालिफ़िकेशन थी, उसके मुताबिक ये आदमी सूट करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब उसको तैनात करते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि वो सर्च कमेटी जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने तय अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना करते हुए जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया और सर्च कमेटी को दिया कि आप मुझे बताइए। उस सर्च कमेटी को एक कानूनी हैसियत दी हमने। कल काबीना ने सर्च कमेटी की जो कंपोजिशन है, जो उसको बनाने का तरीक़ेकार है, उसके काम करने का तरीक़ेकार है, उसके मुतल्लिक एक कानून की मंजूरी दी है। और उस कानून में ये लिखा है कि सर्च कमेटी किन किन लोगों पर मुश्तमिल होगी। उसमें जो उसका सरबराह होगा वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का हेड होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कल को आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जो भी होगा वो सर्च कमेटी को हेड करेगा। फिर उसमें 3 गालिबन सेक्रेटरीज़ हैं और कुछ 2 अफराद जो हैं वो इंडिपेंडेंट लोग होंगे, जिनको चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे उस सर्च कमेटी के अंदर। तो ये इसकी अच्छा सईद भाई, आज जमायत इस्लामी धरना देने जा रही है असेंबली गेट पर। उसके अलावा 7 तारीख को शायद अपोजिशन मुत्तहिदा जो इस वक्त असेंबली में मौजूद है, MQM, PTI, GDA, ये CM हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। ये काला कानून उसको करार दिया जा रहा है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो ये कैसे मसला हल होगा? इससे कोई अमन अमान शहर का ख़राब नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कानून को अगर तरमीम करवाना है आपने या उसके मुतालिक कोई आपकी राय है तो उसका फोरम तो असम्बली ही है। असम्बली में जब कानून आए तो आप तमाशे करें, अपनी सीटें छोड़ दें, अमेंडमेंट्स प्रपोज ना करें, और करें तो उस पर बात ना करें, उसको प्रेजेंट ना करें और बाहर निकल कर आप बदतमीजी करें। इससे तो कानून में तरमीम होनी नहीं है। अगर आज भी हमारी अपोजिशन ये समझती है कि कानून में कोई तरमीम होनी चाहिए तो उसका फोरम जो है वो सिंध असम्बली है। उससे बाहर ये भले शोर मचाते रहें, होना कुछ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 3 महीनों में, गलबन 2 महीनों में 3 मरतबा आवाम के इशूज़ पर हमने एहतजाज किया है। हमने महंगाई पर पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, हमने गैस की किल्लत पर पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, हमने पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे हुए उसमें पूरे मुल्क में मुजाहरे किए हैं। तो ये बात जहन में रख लें कि हम वफाकी हुकूमत की नालायकियों के ख़िलाफ़, नाअहलियों के ख़िलाफ़, आवाम दुश्मन बजट्स के ख़िलाफ़, आवाम के ऊपर महंगाई का जो बोझ पड़ता जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। अगर किसी के लिए जगह का इंतखाब करना उनकी मर्ज़ी है, किसी ने सिंध असम्बली कर लिया, किसी ने चीफ मिनिस्टर हाउस कर लिया, तो ये इख्तियार तो हमारे पास भी है ना कि हम मुजाहरा कहाँ करें। और ये बात मैं आपको बता दूं, MQM के जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें लोगों की कितनी तादाद होती है वो आपके इल्म में है। PTI के मुजाहरों में MQM के लोगों की कितनी तादाद शरीक होती है वो आपके इल्म में है। और पीपल्स पार्टी के जो अवामी इशूज़ पर मुजाहरे हैं
उसमें आवाम की कितनी बड़ी तादाद शिरकत होती है वो भी आपके इल्म में है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये जहाँ चाहें मुजाहरा करें, लेकिन मुझे उम्मीद है फिर हम जहाँ मुजाहरा करेंगे उस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोगों पर, इस शहर के लोगों पर, इस सूबे के लोगों पर जो क़यामत ढाई जा रही है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से ढाई जा रही है। और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए हमारे पास एक जगह है यहाँ पर सिर्फ, और वो गवर्नर हाउस है। तो वो ठीक है, हर आदमी का हक है, अगर किसी को चीफ मिनिस्टर हाउस जाने का हक है तो कम से कम मुझे या पीपल्स पार्टी के कारकुनों को या कराची के शहरियों को जो इस महंगाई से तंग हैं वो गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं। तो ये फैसला तो फिर हम ज़ाहिर हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं, उस पर तय करेंगे कि हमने एहतजाज कहाँ करना है। लेकिन हमारा तसलसल जारी है महंगाई के ख़िलाफ़, गैस की किल्लत के ख़िलाफ़, आवाम के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने का, तो कंटिन्यू करेंगे हम। चीनी महंगी हुई या आटा गायब हुआ, इसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर आयद किया गया। मिनी बजट का भी कहीं आप उसको जिम्मेदार समझते हैं, और कल बिलावल भुट्टो ऐवान से बहस की क्या वजह? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, फिर पहले कहता हूँ, ठीक है। देखिए कल जो है ये जो मिनी बजट है, जो जालिमाना मिनी बजट है, जो आवाम दुश्मन मिनी बजट है, जो IMF का बजट है, वो असम्बली में पेश किया गया है। अभी इसके ऊपर तकरीरें होनी हैं, अभी इसकी मंजूरी का मरहला आगे है। तो मुझे यकीन है कि ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बल्कि शायद आसिफ ज़रदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी और तमाम अपोजिशन के अरकान असम्बली में वोट के वक्त मौजूद होंगे और इस अवाम दुश्मन PTI IMF PTI के जो बजट है उसको मुस्तरद करेंगे। जो दूसरी बात आपने कही, आपने कम चीज़ें गिनवाई कि आटे और चीनी का ज़िम्मेदार हमें ठहराया गया था, यहाँ तो कोविड का ज़िम्मेदार भी हमें ठहराया गया, यहाँ गैस की जो किल्लत को बहरान पैदा हुआ मुल्क भर में उसका ज़िम्मेदार भी हमें ठहराया गया, यहाँ जो यूरिया का क्राइसिस जिस पर मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि क्राइसिस होंगे उसका ज़िम्मेदार भी हमें ठहराया जा रहा है। तो इस नालायक हुकूमत को जब आवाम गालियाँ देना शुरू करती है ना, जब इनकी ज़िल्लत आमेज इनका नतीजा निकलता है, महंगाई के नतीजे में लोग इनको बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, तो फिर इनको जवाब कुछ नहीं मिलता। फिर ये कहते हैं सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, ताकि लोग थोड़ा सा सिंध हुकूमत की तरफ देखने की है क्या। क्योंकि हैरत की बात है ना कि जब आप उनको गालियाँ दें कि तुमने आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगा कर दिया, और वो डटाई से बजाय इसका जवाब देने के क्यों महंगा किया, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, तो लोग कहते हैं ज़रा देख लें सिंध हुकूमत है कौन चीज़। इसलिए वो एक आवाम को मिसगाइड करने का एक हरबा है। बाकी लोग भी समझ चुके हैं और लोगों को पता है कि जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, डॉलर महंगा होगा, तो हर चीज़ महंगी होगी और उसका असर जो हर चीज़ पे पड़ता है। सही भाई, एक अफसर की गिरफ्तारी हुई है ADA के, आसिफ मेमन साहब शायद, उन्होंने कल जो है कोर्ट में कहा है कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया है कि मैंने नजफ शाह जो कि शायद सेक्रेटरी बल्दियात थे उसका कहना नहीं माना, और उसने एक चैलेंज किया है कि किसी भी 20 ग्रेड के अफसर की एंटी करप्शन CM की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं कर सकती। उसने ये भी कहा है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो आप समझते हैं कि आसिफ मेमन को जो गिरफ्तार किया है वाकई वो करप्ट है, बदमाश है, 2 नंबर आदमी है, या आपकी सरकार के कहना न माने या उसका कोई निशाना बन रहे हैं? देखिए मैंने अभी सच्ची बात है, जो बातें आप कह रहे हैं कि उन्होंने कल ये कहा, मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि उसने क्या बयान दिया है या जो उसकी गिरफ़्तारी हुई है वो किस बिना पर हुई है। जो उस रात गिरफ़्तारी हुई थी वो मैंने TV पे थोड़ा सा सुना कि कुछ लोगों के तबादले किए गए थे और उन लोगों को वहाँ से रिलीव नहीं किया गया, और वो लोग दस्तखत भी करते रहे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की आगे पीछे। वो कोई गालिबन इशू है, उसके बाद और कोई तफसीलात आएंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उसकी तफसीलात है नहीं। क्या ये जुर्म है कि अगर आपके महकमे में कोई अफसर रिलीज न करे तो क्या ये नहीं, देखें उन्होंने जो काम किया है, जो दस्तखत किए हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ पे किए हैं, लेकिन अगर किसी आदमी की पोस्टिंग नहीं है किसी जगह पर और वो दस्तखत भी करता है और कुछ काम करता है और गलत काम करता है तो यकीनन जुर्म है। अथॉरिटी का जिम्मेदार तो DG खुद होता है ना। पहले तो ऐसी रिवायत नहीं रही है कि सेक्रेटरी जो है वो लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी किसी अथॉरिटी के अंदर तबादले करे, तो इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपके महकमे में कोई और वजीर तबादले करे? मैं आपसे एक ऐसा कहता हूँ, देखिए हर इदारे में उसका जो सरबराह होता है
उसके महदूद इख्तियारात होते हैं, लामहदूद बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ये कोई भी इदारा हो, वहाँ पर एक सतह तक जो है उसके अपने इख्तियार होते हैं करने के, और उससे ऊपर की जो तैनातियाँ होती हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो करता है। अगर आप ये कहें कि केएमसी में, केडीए में, या इवन वाटर बोर्ड में, या इवन और जो इस तरह की ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उसमें वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा या जो भी डीजी होगा या जो एमडी होगा, हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो खुद करेगा, 20 ग्रेड की भी, 19 ग्रेड की भी, तो नहीं करता वो इख्तियार उसका महदूद होता है। ये जो आपकी शायद कॉन्सेप्ट है ये गलत है। और ये मैं आपको बता दूं कि केएमसी में भी जब ये कहते हैं कि इख्तियार नहीं है, 18 ग्रेड तक का इख्तियार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को और मेयर को है, लेकिन 19 ग्रेड की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। तो ये ज़रा इस तरह नहीं है। तो आप यार एक सेकंड जोर पे भी करने जी जी। मेरा नाम अब्दुल गंगारी है, मेरा ताल्लुक काजू से। मैं आपसे ये पूछना ये फरमाइएगा कि हलीम आदिल शेख साहब मतलब दामाद आए थे, उन्होंने कहा कि 6 तारीख को या 5 तारीख से जो है पीपल्स पार्टी फिर से सिंध कार्ड ही खेलेगी, क्योंकि हम जो है एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि अच्छा, राना शमीम के हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाए कि राना शमीम है, मंजूर काका टावर कवर से मंजूर काका, वो भी पूछ रहे थे कि सिंध हुकूमत से पूछे कि मंजूर काका जो है किसका काका है? यार वैसे मैं मसरों के बातों का जवाब देता नहीं हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही जो ये बातें हैं, इसका जवाब क्या बन सकता है। लेकिन आपको उनकी क्रेडिबिलिटी का भी पता है, उनके किरदार का भी पता है, उनके अंदाज़े सियासत का भी पता है। तो जब कोई ऐसा आदमी बात कर रहा हो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, जिसके ख़िलाफ़ नैब खुद तहकीकात कर रहा हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, नैब कर रही है, उन्होंने माना है कि हम कर रहे हैं, वो अलग बात है, चूँकि पीटीआई का तो पकड़ते नहीं है, पीपल्स पार्टी का होता तो जेल में होता। तो उस आदमी की बातों का जवाब मेरा ख्याल है कोई देना मुनासिब नहीं है। उसकी कम इल्मी का तो ये आलम है। मुझे किसी ने क्लिप भेजा एक, जो मेरे मुतालिक भी बात कही। वो कहता है डॉक्टर रिजवान ने मुझे ये कहा है कि मैं मंशियात फरोशों का सरगना हूँ। वो चीफ मिनिस्टर साहब ने सही कहा था, पता नहीं लोग बुरा मान जाते हैं कि अनपढ़ और जाहिल हो। पता नहीं किसने उसको बता दिया कि रिपोर्ट में ये है। रिजवान की रिपोर्ट खुद तो नहीं पढ़ सकेगा, किसी ऐसे आदमी से पढ़ा ले जिसकी अंग्रेज़ी थोड़ी ठीक हो और जो इसको समझा दे। उस रिजवान की रिपोर्ट में मेरे मुतालिक कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर एक आदमी ढटाई के साथ कहेगा जी उसने ये बार बार कहेगा उसने कहा, तो इसका तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। अगर वो ये कहे कि मेरा सफ़र पता नहीं चनेसर गोड से किसी और आबादी तक कैसे हो गया, तो उसको अगर किसी ने ये नहीं बताया कि जिस घर में मैं रहता हूँ किराए का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अगर वो कान में आके सुस कर दे और उसके बाद वो शुरू हो जाए, तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं एक और केस कर दूँगा। तो बजाय इसके कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम इस तरह के लगाए, मैंने कोर्ट में केस किया, परेशान होने की कोई बात नहीं है भाई। हर पेशी में जाएगा और वहाँ जाकर कोर्ट में बताया कि भाई मैंने सही देने के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सारे ठीक थे। मैंने कहा था मंशियात फरोशी, ये सबूत है। मैंने कहा था कब्ज़ा करा था ज़मीनों पर, उसके ये सबूत हैं। तो सारी चीज़ें बता दे। मेरे खिलाफ नैब में तहकीकात नहीं है कब्ज़ों की, जिसके खिलाफ है वो जवाब दे। अच्छा सही भाई, ये गुलशन में जो आसिफ मेमन की गिरफ्तारी है, उसूलन तो महकमा जात की कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या इनकी गिरफ्तारी आप समझते हैं कि दुरुस्त अमल है? क्या देखिए, एंटी करप्शन ने अगर एक काम किया है, मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर एक काम किया है तो ज़रूर किसी न किसी कानून के तहत किया होगा। अब ये फैसला जो है वो अदालत ने करना है, ज़ाहिर उनको अदालत में पेश किया गया था, उनके शायद 1 आदमी का रिमांड भी था। अब वो पेश किया है, अब उसमें वो क्या करती है अदालत, उसको छोड़ती है, उसको जेल भेज देती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, वो नहीं दें, सारी चीज़ आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये अलग में नहीं आएगा ये अब जल्दी करिए छोकरा। उजलत में गिरफ्तारी। साइड पे